कि क्लास 12 हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब तक हमने 3 क्वेश्चंस किए कि नीड क्यों है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है, फिर कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इन तीनों में से ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर के राइट्स, वो राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ड। उसमें से प्लीज़ आप लोग 7 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। अब आज चैप्टर ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब तक हमने देखा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। इनकेस अगर एज अ कंज्यूमर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कहाँ जा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ मीन्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत इज एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर अ क्विक रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसको पीपल्स कोर्ट बोलते हैं। ये नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेलवे अथॉरिटी है या इंश्योरेंस कंपनीज है, ये लोग क्या करते हैं, साल में एक बार एक लोक अदालत या पीपल्स कोर्ट करते हैं कि एग्रीव्ड पार्टी जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ भी ग्रीवेंसेस है, वो यहाँ पर आए, इश्यू डिस्कस करें और ऑन द स्पॉट डिसीजंस ले लेंगे। मतलब दोनों पार्टी सामने बैठेगी, इश्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे आपका अगर ये लाइट का बिल वगैरह ज़्यादा आता है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन डालो, आपको टाइम पीरियड देंगे कि इस टाइम पे आपको पीपल्स कोर्ट में आना है, सामने सामने बात करो, खत्म करते हैं। नहीं तो नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है, केसेस चलते जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने लोक अदालत सेटअप किया हुआ है कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट है जनहित याचिका या फिर इसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज आपको जनरल पब्लिक के लिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे रोड वगैरह है, तो कोई स्पेसिफिक हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, सारे पब्लिक के लिए, तो आप एक PIL डाल सकते हो उस पर। इसमें क्या होता है कि कोर्ट उस चीज़ को पहले कंसिडर करेगी। आप अपनी तरफ से वकील वगैरह रख सकते हो, नहीं तो कोर्ट खुद वकील प्रोवाइड करेगी आपको। जैसे आप लोग ने ये LLB पिक्चर थी, एक सेकेंड ना, तो आपने एक पिक्चर देखी होगी जॉली LLB करके, अक्षय कुमार की थी सेकेंड पार्ट में। उसमें वो एक बंदा था जिसको टेररिस्ट मान लिया गया था और उसका मर्डर भी हो गया था, मतलब ये किया था पुलिस ने। तो उसके बाद उसने उस केस से वहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने PIL डाली थी। जनहित याचिका मतलब नॉर्मल पीपल्स के लिए आप कोई भी याचिका डाल सकते हो। तो वो ग्रीवेंसेस क्या होगा, हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, और उस केस पे सबसे पहले सुनवाई होती है। जैसे अभी जो स्कूल्स का और कॉलेजेस का चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली स्कूल्स का छोटे बच्चों का चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं चलनी चाहिए फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड की, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने PIL डाल के रखा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इस केस को लेंगे और उसके ऊपर सारे इश्यूज वगैरह चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या करना है। तो PIL जो होता है ना, वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट से, तो आप PIL भी डाल सकते हो। द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीवेंसेस कैन फाइल अ पब्लिक। अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड भी नहीं हो और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ खराब हो रही है, हमको इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे मिल जाता है वो, वहाँ पर आप PIL डाल सकते हो। नेक्स्ट थर्ड है रिड्रेसल फॉरम। अब इस रिड्रेसल फॉरम में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ सिस्टम हैज़ बीन सेटअप टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। ग्रीवेंसेस मतलब होता है कंप्लेंट्स, स्टेट नेशनल लेवल, ये चीज़ें हमको डिटेल में पढ़नी है कि 3 रिड्रेसल फॉरम बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें किस तरह से केसेस वगैरह क्लेम कर सकते हो, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। द मेन एम ऑफ दिस कमीशन इज टू प्रोवाइड फॉर द सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल टू द कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस। अब हमारे जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं ना, उसमें अगर आप केस करोगे तो 4-5 साल तो गए केस में, लेकिन कंज्यूमर के लिए अलग से एक रिड्रेसल फॉरम बनाए जाते हैं ताकि उनको फटाफट कॉम्पनसेशन और फटाफट वो केस खत्म हो सके। तो एज पर दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कैन बी सेटअप फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर्स। अब मॉडल कॉलेज को जो प्रोजेक्ट दिया गया है ना, वो इसी रिड्रेसल सेल के बारे में दिया हुआ है। 2019 एक्ट में उन्होंने 3 रिड्रेसल सेल बनाया हुआ है। फोर्थ है अवेयरनेस प्रोग्राम। To increase the level of awareness, consumers, the government of India has initiated the various publicity measures. बहुत सारी बुक्स है, मैगजीन्स है, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स होते हैं। 15 मार्च को तो एक अलग से इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए अपने राइट्स के बारे में। ये दोनों चीज़ें डेट्स याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। 15 मार्च इज ऑब्जर्व एज एन इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे और 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। और आप लोगों को थियोरी सब्जेक्ट में ना ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स तक तो पिछले साल का वेटेज था, इस बार मे बी 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे। तो चैप्टर्स ठीक से पढ़ना और जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको अंडरलाइन करते जाना।
15th मार्च इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे और 24th मार्च होता है नेशनल कंज्यूमर डे। 5th है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। Consumer organizations have been active in India to promote and protect consumer interest. Consumer movement is well settled in the India and helping individual. अलग अलग जो NGO वगैरह होते हैं ये सब क्या करते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं कि जिस भी कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम है सब साथ में आओ और स्ट्रेंथ बढ़ाओ कंज्यूमर की, ताकि वो मूवमेंट सक्सेसफुल हो। जैसे गांधी जी ने किया था ना, वो सॉल्ट के अगेंस्ट में दांडी यात्रा निकाली थी। एक अकेले जाते तो कुछ होता नहीं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा सब किया था, सारे लोग साथ में ज्वाइन हुए थे, इसलिए फिर ब्रिटिश को भी उस केस को फर्स्ट देखना पड़ा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कंज्यूमर्स का साथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, अलग से एक डिपार्टमेंट है जो कंज्यूमर के लिए वेलफेयर फंड कलेक्ट करती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्ट्रेंथ देती है। जैसे अगर आप कुछ केस वेस करना चाहते हो और आपके पास वकील के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं है ना, तो यहाँ पर जाकर आप वो फंड रेज कर सकते हो। कंज्यूमर वेलफेयर का फंड अलग से गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है आपको, स्पेशली रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पर तो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है। दिस फंड इज यूज फॉर द ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द कंज्यूमर एजुकेशन, कंप्लेन हैंडलिंग, काउंसलिंग, इन सब के लिए ये फंड को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह जो लैब्स है उन सब में, जैसे मैगी वगैरह के खिलाफ जो केस हुआ था कि लेड वगैरह है, तो गवर्नमेंट ने अपने इस फंड पे उनको टेस्ट किया, फाइंड आउट किया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट है लेजिस्लेटिव मेजर्स। अ नंबर ऑफ लॉज हैव बीन enacted in India in a safeguard in the interest of consumers and protect them from unethical practices of the businessman. बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट है। तो हर एक्ट में नाम के हिसाब से क्लियर होता है कि उस एक्ट में क्या था। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट है, उसमें क्या बोला था कि अगर कंज्यूमर फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है, पहले गाँव में क्या पत्थर यूज़ करते थे, अभी भी सब्जी वाले वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ठीक है लॉकडाउन है इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अदरवाइज वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के तहत आपको सिर्फ वो जो मशीन वेट्स आता है ना, जिसमें डिजिट्स दिखते हैं कि कितना ग्राम हुआ है, वही यूज़ करना है। अगर आप वो तराजू वाला या ये सब यूज़ करते हो वो इलीगल माना जाता है। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, फूड सेफ्टी है। तो फूड सेफ्टी में अगर आपको चावल में पत्थर या कोई ऐसा कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो आप इसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब ये अलग अलग एक्ट क्यों बनाए गए थे, क्योंकि कंज्यूमर्स को ना बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। सपोज जैसे अगर आपको फूड सेफ्टी में मतलब फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि किसी रेस्टोरेंट में आपको कंटामिनेटेड फूड सर्व किया गया और उसकी वजह से आप बीमार हो गए, तो आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। वेट्स एंड मेजरमेंट बनाया गया था वेट्स के रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President on 9th August 2019. इसको फाइनलाइज किया गया था, प्रेसिडेंट ने हाँ बोला था इसके लिए 9th अगस्त 2019 को। It shall came into force on such a date as the central government may by notification appointed different dates may be appointed for the different state. तो ये कब आया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट के लिए जो भी डेट डिक्लेयर की थी, तो आप लोग को डेट वेट पढ़ना नहीं है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली पास्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 24 दिसंबर 1986 में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जुडिशरी हैज प्रोसेस्ड अ न्यू एक्ट एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 1986 में 24 दिसंबर को उन्होंने स्टार्ट किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन फाइनली जो राइट्स है या उससे रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन है वो सब आए थे 2019 में, और 9 अगस्त को ये फाइनली डिक्लेयर हो गया था। तो अभी इसमें जो 3 चीज़ें हैं ना, वो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की बजाय अगर आप डायरेक्टली डिस्टिंग्विश भी पढ़ लेते हो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, थाने लेवल तक। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और ईच डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जैसे अगर मैं डोंबिवली में हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, थाना डिस्ट्रिक्ट में। थाना में एक कोर्ट भी है कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट कमीशन करके। तो ये डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड मतलब एरिया रिलेटेड है कि अगर इस एरिया में आपको कंप्लेन है तो पहले इस डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट के फॉरम में जाओ। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, और उस प्रेसिडेंट को वहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, रिटायर्ड या क्वालिफाइड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट जज। वो कम से कम इतना क्वालिफाइड हो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज बन सके या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हो चुका हो। यहाँ पर नॉट लेस देन 2 members, नॉट मोर देन सच मेंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन अ कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। कम से कम 2 members तो चाहिए ही। प्रेसिडेंट रहेगा एक, उसके नीचे 2 member काम करेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो। अब इनका टेन्योर मतलब टाइम पीरियड कितना होता है,
और जो प्रेसिडेंट होता है ना वो कम से कम रहता है 5 साल तक. Any person appointed as a president or a member of the district commission shall hold the office as a president or as a member till the completion of his term. Term कितना रहता है 5 years का, या फिर एज ऑफ 65 whichever is earlier. जैसे सपोज मैं 62 years की हूँ, मैंने ये पोस्ट होल्ड की, मैं प्रेसिडेंट बनी, तो मेरा 5 साल खत्म होने से पहले तो मेरा 65 आ जाएगा. 3 साल में तो 65 years की हो जाऊंगी मैं, तो 65 के होते ही मुझे वो पोस्ट छोड़ देनी है. तो या तो आप 65 के हो जाओ या आपका 5 साल कंप्लीट हो जाए, whichever is higher, whichever is earlier. अगर मैं 59 years की हूँ तो 5 साल में मैं हो जाऊंगी 64 years की, तो भी मुझे छोड़नी है क्योंकि 5 years कंप्लीट हो गया. अब जो मेंबर्स होते हैं ना उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन दी है. हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन तो देखी कि वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए. मेंबर्स की क्वालिफिकेशन में क्या है, कम से कम मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 years. कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, उससे ज़्यादा बुजुर्ग रहा तो यहाँ पे नहीं चलेगा. एजुकेशन कोई भी बैचलर की डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगी, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए. एक्सपीरियंस, दे शुड हैव एन एडुकेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स. 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में, इकोनॉमिक्स भी चलेगा, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज, किसी में भी चलेगा. तो अभी मेंबर्स के लिए क्या है, नॉट लेस देन 5 years. मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 years. सॉरी 35 years से कम नहीं होना चाहिए ना, मैंने वहाँ पे मैक्सिमम बोल दिया था. कम से कम 35 साल का होना चाहिए, क्योंकि 35 साल का होगा तभी तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना. क्योंकि 35 से कम वाला तो बेचारा सिर्फ ग्रेजुएट होकर निकलेगा, 21 में एक्सपीरियंस ही नहीं होगा. तो कम से कम 35 years की एज होनी चाहिए. 35 से 65 तक की एज वाले चलते हैं यहाँ पर. उसके बाद बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब कहाँ तक काम कर सकते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक, थाना डिस्ट्रिक्ट तक ही. थाना के बाहर अगर पूना में जाना है या मुंबई में जाना है तो ये वाला नहीं चलेगा, तब आएगा आपका स्टेट कमीशन. मॉनेटरी जुरिडिक्शन मतलब कितने रुपए तक का काम वाम यहाँ पर हो सकता है. अगर आपकी कंप्लेन है ना 1 करोड़ तक की है, जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, ब्लास्ट हो गई, घर भर की छत उड़ गई, 1 करोड़ का फटका लगा, तो 1 करोड़ तक का अगर आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हो और आप थाना में रहते हो तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जा सकते हो. लेकिन अगर आपका घर बहुत पॉश था, 2-3 करोड़ का फटका लग गया, तो आपको यहाँ पर कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं करना है, आपको जाना है स्टेट कमीशन में. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए 2 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए. एक तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और दूसरा आपकी कंप्लेन सिर्फ 1 करोड़ तक की ही है. 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा. अभी यहाँ पर अपील कैसे कर सकते हो, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन within a period of 45 days from the date of order in such a form and a manner as may be prescribed. अगर सपोज डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आपका केस चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी आपको जजमेंट दिया ना, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट कमीशन में. जैसे हम नॉर्मल कोर्ट से नहीं होते तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हमारा नॉर्मल कोर्ट है, उसके ऊपर आता है स्टेट कमीशन, हाई कोर्ट. 45 डेज के अंदर आपको वहाँ पर स्टेट कमीशन में कंप्लेन करनी है. जैसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट फॉरम का वो वर्डिक्ट मिला, रिटर्न में कॉपी मिलती है, तो जैसे ही मिली वो कॉपी, अगर आप एग्रीव्ड हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो. द स्टेट कमीशन बाय नोटिफिकेशन में मेक अ रूल अबाउट द क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूव ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. तो अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, जैसे पूना डिस्ट्रिक्ट है, थाना डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र के, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि उनकी मेंबर्स वगैरह को अगर निकालना है, रिजाइन करना है, कितना ऑफिस का टर्म होना चाहिए, ये सब स्टेट डिसाइड करती है. However, any person already appointed as a president or member of the district commission immediately before the commencement of this act will remain on the same post till the completion of his term. सपोज 2019 से कोई डिस्ट्रिक्ट का कमीशन बना हुआ है और बाद में ये रूल आया कि इसको 5 साल रहना है या 6 साल रहना है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंटिन्यू होगा जब तक उसका टर्म खत्म नहीं हो जाता. नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग स्टेट कमीशन पे. सेम यहाँ पर भी स्टेट कमीशन का मीनिंग क्या है, विद इन अ स्टेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूटल रिड्रेसल कमीशन. जैसे अगर आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, या तो आप अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, अगर डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं सुन रहा है स्टेट में जाओ, अगर स्टेट वाला नहीं सुन रहा है तो हम नेशनल लेवल पे जाएंगे. तो विद इन अ स्टेट आप कंप्लेन कर सकते हो. अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा हाई कोर्ट का जज. नॉर्मल पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट का जज.
shall be appointed by the state government as per the president of state commission in consultation with the chief justice of high court. अभी ये जो हाई कोर्ट का जज है उसको अपॉइंट करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से बात करेगी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात करेगी और उसके बाद अपॉइंट कर लेगी. यहाँ पे जो मेंबर्स चाहिए वो नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच अ मेंबर. कम से कम तो 4 चाहिए. डिस्ट्रिक्ट में चाहिए थे 2, यहाँ पर चाहिए 4 मेंबर और बाकी का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. टेन्योर इनका भी होता है 5 ईयर्स का ही, लेकिन एज है ना थोड़ी ज़्यादा चलेगी, 67 तक चलती है. पहले वाले में कितनी थी 65, यहाँ पर हो जाएगी 67 तक आप रिटायर नहीं हो सकते हो. अब जो क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की वो सेम है, 35 ईयर्स से कम का नहीं चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और दे शुड हैव एन एडुकेट नॉलेज, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब जोग्राफिकल एरिया कितना होगा स्टेट का. इट कैन एंटरटेन ओरिजिनल केस एज वेल एज एन अपील. अभी स्टेट कमीशन के पास 2 टाइप के केस हो सकते हैं. एक तो विद इन अ स्टेट का जो ओरिजिनल केस होगा वो, प्लस दूसरा क्या होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट से प्रॉब्लम हो गई. जैसे मैंने थाना डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन की थी, जज ने जो बोला मेरे को नहीं चल रहा है, मेरे को फिर से कंप्लेन करनी, तो मैं कहाँ पर जाऊँगी स्टेट कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट में. मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन ये लोग 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का क्लेम कॉम्पनसेट करके देते हैं. जैसे अभी और मैं वॉशिंग मशीन का आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरा 1 करोड़ तक का है तो ठीक है मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जा सकती हूँ. लेकिन मैं अगर डोंबिवली में हूँ और मेरे को 1 करोड़ से ज़्यादा का कॉम्पनसेशन क्लेम करना है, बंगलो था मेरा, 5 करोड़ का फटका लग गया वॉशिंग मशीन के ब्लास्ट होने से, तो यहाँ पे मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन में, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो तो 1 करोड़ तक की कॉम्पनसेशन का बोलता है, तो मुझे जाना पड़ेगा महाराष्ट्र स्टेट में. अपील एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर मेड बाय द स्टेट कमीशन. अभी स्टेट कमीशन से भी आपको प्रॉब्लम है कि आप एग्रीड हो नहीं हो, तो कहाँ जाओगे नेशनल कमीशन में. कितने दिन में, 30 डेज में. डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आते थे 45 डेज में, अब स्टेट से नेशनल में जाना है सिर्फ 30 डेज में. जब भी आपको ऑर्डर मिला स्टेट का उसके बाद 30 डेज के अंदर आप जा सकते हो अपील करने के लिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में मेक अ रूल अबाउट द क्वालिफिकेशन. अब यहाँ पर कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. एक लेवल अप होते जा रहा है. डिस्ट्रिक्ट का कौन डिसाइड करता था, स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट का कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, की टर्म ऑफिस रेजिग्नेशन वगैरह क्या होंगे. हाउएवर एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड, सेम पॉइंट है, ऑलरेडी जो भी अपॉइंटेड होगा स्टेट कमीशन का वो कंटिन्यू करेगा उसके टर्म खत्म होने तक. टर्म क्या है, 5 ईयर्स और 67 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर. नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन पे. अब ये तो पूरे नेशन का है, ऑल ओवर द इंडिया अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो. प्रेसिडेंट ये होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज. shall be appointed by the central government as the president of a national commission in consultation with the chief justice of India. एक लेवल बढ़ते जा रहा है. ये सुप्रीम कोर्ट का जज होगा. मेंबर क्या होंगे, यहाँ पर भी 4 ही होते हैं, कम से कम 4 चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना है. टर्म यहाँ पर भी 5 साल है, लेकिन और अप टू द एज प्रिस्क्राइब्ड. तो एज लास्ट ईयर तक प्रिस्क्राइब की थी 70 ईयर्स, यहाँ पे दिया नहीं है तो एज सिर्फ ऐसे ही लिख देना कि एज प्रिस्क्राइब्ड. पहले में था 65, फिर 67, यहाँ पर 70 थी, इस साल हटा दी उन्होंने. क्वालिफिकेशन सेम है मेंबर्स की, 35 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी एक फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कितना है, पूरा नेशन, स्टेट कमीशन और विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ स्टेट. इट कैन एंटरटेन द ओरिजिनल केस एज वेल एज एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ स्टेट कमीशन विच आर विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ स्टेट. ये स्टेट की कंप्लेंट्स भी हैंडल करेगा और ओरिजिनल केस भी हैंडल करेगा. मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन आ जाता है यहाँ पर 10 करोड़ के ऊपर. सपोज आप जो किसी बहुत पॉश बंगलों में रहते हैं और आपको 10 करोड़ से ऊपर का फटका लग गया तो सीधा यहाँ पे नेशनल कमीशन में जाना है. अपील एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन और मैं प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट. अब यार नेशनल कमीशन से भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज. हम डिस्ट्रिक्ट से प्रॉब्लम हुई तो स्टेट में आए, स्टेट से भी प्रॉब्लम है तो नेशनल में आए, नेशनल से भी प्रॉब्लम है तो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाने का 30 दिन के अंदर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल अबाउट द क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट. सेम है भाई कि कौन कैसे क्या करेगा, ये कौन डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर शेयर होल्ड द ऑफिस ऑफ द मैक्सिमम 5 ईयर्स बट आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. मतलब 5 साल के बाद आप वापस रीअपॉइंट हो सकते हो अगर आपकी एज 70 ईयर्स नहीं हुई है तो. The Act further provides that the President can work up to the age of 70 years and members can work up to the age of 67 years. आ गया ना यहाँ पे नेशनल कमीशन का एज कितना होना चाहिए, 70 years का. तो इन केस अगर आप 70 years के नहीं हो रहे हो और 5 साल आपका टेन्योर खत्म हो गया तो आप वापस रीअपॉइंट हो सकते हो.
ठीक है, अभी चलते हैं लास्ट पार्ट है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। इफ एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल, जैसे कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों आए और कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया कि भाई इसको आप ये कॉम्पोजिशन पे करो, मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि मैं नहीं पे करूंगा, मैं फुलफिल नहीं करूंगा, तो अभी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इट शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 month बट मे एक्सटेंड टू 3 years, मतलब 1 महीने से लेकर 3 साल की तो जेल हो सकती है, या फिर फाइन लगेगा which shall not be less than 25,000 but may extend to rupees 1 crore और with both। या तो उसको जेल जाना पड़ सकता है, कम से कम 1 महीने के लिए तो जाएगा ही, 1 महीने से लेकर 3 साल की जेल होगी, या फिर फाइन लगेगा जो 25,000 के ऊपर हो सकता है और 1 लाख तक जा सकता है, या फिर दोनों, जेल भी जाएगा फाइन भी भरेगा। क्योंकि ये जो कोर्ट होते हैं ना नॉर्मल कोर्ट्स की तरह ही है, अगर आप नहीं मानोगे आपको पनिश कर सकते हैं, कस्टमर मैन्युफैक्चरर कोई भी हुआ जो भी कोर्ट का जो बात नहीं मान रहा है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाओ आगे की कमीशन की तरफ जाओ, लेकिन आपको 30 दिन या 45 दिन जो भी पीरियड दिया हुआ है उसके अंदर आपको कंप्लेन करनी है। नहीं कर रहे हो तो आपको फिर बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अभी एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है रोल ऑफ एनजीओ, इसके लिए शॉर्ट नोट आता है अलग से। अब जो एनजीओ होते हैं वो होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से भी इन्वॉल्व नहीं है, ये भी कंज्यूमर्स के लिए अलग से काम करते हैं। अलग अलग एनजीओज ओपन किए गए हैं, वहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए ये लोग जो भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम है अगर गवर्नमेंट सॉर्ट आउट नहीं करके दे रही है तो एनजीओ करेगा। अभी एनजीओ की ये रोल क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज द कैंपेन्स, वेरियस प्रोग्राम्स, कंज्यूमर को सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कंज्यूमर्स को किस तरह से क्या चेक करना चाहिए, किस तरह से उनके राइट्स है, किस तरह से रिड्रेस करना चाहिए अपने ग्रीवेंसेस को। ग्रीवेंसेस वर्ड बहुत बार आ रहा है, ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स, रिड्रेस करना मतलब जाके कंप्लेन करना, कोर्ट में जाना। फिर उसके अलावा एनजीओ पब्लिश करती है पीरियोडिकल्स सारी चीज़ों पे कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है, फ्री लीगल एडवाइस देती है। अगर सपोज मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मैं किसी एनजीओ को जानती हूँ तो मैं वहाँ पे जा सकती हूँ, वो मुझे हेल्प करेंगे कि मैं किस तरह से अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकती हूँ। उसके अलावा वो बिजनेसमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बात करते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या गुड्स चाहिए रहते हैं, क्या क्या है, तो PIL फाइल करने में भी ये लोग हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन दिए हैं, आप कुछ ये तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ये नाम है एनजीओ के। कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत और ग्राहक शक्ति, ये अलग अलग एनजीओ बने हुए हैं मुंबई में। अब लास्ट आपको दिया हुआ है एक डिस्टिंग्विश, कंपैरेटिव स्टडी और डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, जो हम लोग ने अभी पढ़ा था ना, सेम वही है। 6 पॉइंट्स एटलीस्ट याद रखने ही है इसमें, बहुत इजी है, आराम से याद कर सकते हो। फिर आपको सिर्फ जस्ट टू नो के लिए दिया हुआ है कि मिल्क जो होता है ना उसमें एडल्ट्रेशन क्या करते हैं, सिंथेटिक मिल्क डालते हैं, केमिकल मिल्क डालते हैं। मेथड ऑफ सेंसरी इवोल्यूशन, सिंथेटिक मिल्क गिव्स अ बिटर आफ्टर टेस्ट, इट एडल्ट्रेटेड, इट गिव्स अ सोफी फीलिंग ऑन रबिंग बिटवीन दी फिंगर्स। अब हमको कैसे पता चलेगा कि दूध के अंदर एडल्ट्रेशन मिलाया हुआ है कि नहीं मिलाया हुआ है? थोड़े दिन बाद, मतलब थोड़ी देर बाद है ना, वो कड़वा कड़वाने लगेगा टेस्ट में। और उसके अलावा अगर आप फिंगर्स के बीच में रफ करोगे ना, तो लगा साबुन है ये, तो अपना अपना जो मिल्क जो भी आता है आपका वो चेक कर लेना। उसके बाद जो चिली पाउडर है उसमें तो पता है ब्रिक का पाउडर मिलाते हैं, या सिर्फ सॉल्ट पाउडर या टेल्कम पाउडर भी मिलाते हैं लोग, क्योंकि ब्रिक पाउडर तो रेडी होता है ना। इसको कैसे करते हैं, टेक अ टीस्पून ऑफ अ चिली पाउडर इन अ ग्लास ऑफ अ वाटर और एग्जामिन द रेसिड्यू, मिक्स करो और नीचे देखो कि आपका ईट के जो चूरे हैं वो है या नहीं है। व्हेन द रेसिड्यू इज रब्ड एंड इट एनी ग्लिटरनेस इज फेल्ट, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ ब्रिक पाउडर। आपको कुछ चमकता चमकता दिखेगा नीचे, मतलब वो ईट का पाउडर है। व्हेन द व्हाइट रेसिड्यू इज रब्ड, सोफी एंड अ स्मूथ फील इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सोफी स्टोन। और अगर ये सोप का चूरा मिलाया रहेगा तो वो सोफी सोफी लगेगा फीलिंग। शुगर में क्या मिलाते हैं, यूरिया, खाद मिला देते हैं, फर्टिलाइजर होता है यूरिया एक टाइप का। अब इसको कैसे चेक करना है, रब अ लिटिल शुगर ऑन अ palm एंड अ स्मेल, इफ एडल्ट्रेटेड विद इन यूरिया इट विल स्मेल एंड अमोनिया, अमोनिया की तरह स्मेल आएगी, बहुत गंदी सी स्मेल आती है अमोनिया की। डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इन अ वाटर, इफ एडल्ट्रेटेड एरिया इन अ शुगर गिव्स अ स्मेल ऑफ अमोनिया। तो पानी में मिलाना और स्मेल करना, आपने अपने घर पे चेक कर लेना इन सब चीज़ों को कि उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं है। और इनकेस अगर होता है तो अगर आप हायर लेवल पे जाना चाहते हो तो कंप्लेन कर सकते हो। फिर वीट, राइस, मेज, जवार, बाजरा, चना, इन सब में मिलाते हैं वो कर्नल बंट, सेपरेट ऑफ दी नॉन कैरेक्टरिस्टिक ग्रेन एंड एग्जामिन, वो पत्थर मिलाते हैं, वो तो सामने सामने दिख ही जाएंगे, अगर आप ऐसे ही चेक करने बैठोगे तो छोटे छोटे पत्थर दिख जाते हैं। और वो ना ब्लैकिश कलर के होते हैं और वो मतलब दिखते हैं, बहुत ध्यान से देखोगे ना तो पत्थर दिखते हैं। मेरे जो
नट्स है, सिंगदाना है ना, उसमें मैंने एक रेड कलर का पत्थर देखा था, तो पूरा सिंगदाने जैसा दिख रहा था, लेकिन उसको ऐसे मैंने ऊपर से गिराया तो टर्न करके आवाज आई। आटा मैदा मिलाते हैं, कॉमन है। अगर आप डो प्रिपेयर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा कम पानी लेता है, मैदे में बहुत कम पानी लगता है, और नॉर्मल टेस्ट ऑफ चपाती है ना, वो कच्ची कच्ची आती है, थोड़ी सी स्वीटिश आएगी, प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द एडल्ट्री विल टेस्ट इंस्टेड। सागो सैंड और टेलगम पाउडर मिलाते हैं, पुट अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ सागो इन अ मोमेंट इन इट एडल्ट्रेट इट विल हैव अ ग्लिटरी फील। अब सागो क्या होता है मेरे को नहीं पता है, मैं फाइन करके बताती हूँ आपको। पाउडर स्पीसेस जितना भी अपना मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, कॉमन सॉल्ट मिलाते हैं उसके अंदर। तो अगर आप सिर्फ मिर्ची भी डालते हो ना तो भी सॉल्ट का टेस्ट आता है और ग्रिटी ग्रिटी फीलिंग आती है उसकी। तो 2 मिनट में सागो का मीनिंग बता देती हूँ आपको। हाँ, सागो मतलब साबूदाना होता है अपना उपवास में जो हम लोग खाते हैं ना, तो उसके अंदर मिलाते हैं सैंड और टैल्कम, वाइट कलर का पाउडर, ताकि उसका वजन बढ़ जाए। Put a little quantity of a sago in a mound. If adulterated, it will have a gritty feel. अब आराम से साबुदाना उठा के देख लो, उसमें पाउडर दिख ही जाता है वो। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन का। इसके बाद आपका आता है समरी, मतलब वही सारी चीज़ें वापस। और अभी इसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख लेना। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1986। हाँ, बाकी सब तो बाद में देखते हैं हम लोग। पहले चैप्टर अच्छे से कर लो, वो डिस्टिंग्विश याद कर लेना, मैं ओरल में पूछ सकती हूँ आपको ऑनलाइन लेक्चर में।